नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पारित। वित्त मंत्री ने कहा, अनुभवों के आधार पर समय समय पर मूल संहिता में किया जाता है बदलाव। नए प्रावधानों से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और शेयरधारकों के हितों को लेकर स्पष्टता में मिलेगी मदद। पूंजी स्कीमों पर लगाम लगाने से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, बच नहीं सकते गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले। चर्चा के दौरान सभी सदस्यों ने गरीबों और निवेशकों के हितों की रक्षा पर दिया जोर। उच्च सदन में विपक्ष की आवाज दबाने के आरोपों को सभापति एम वेंकैया नायडू ने किया खारिज। कहा, साक्ष्यों के आधार पर सही नहीं सदस्यों की शिकायत। विधेयकों की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने को बताया विपक्षी दलों का अधिकार और जिम्मेदारी। राज्यसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से संबंधित मूल कानून में काफी समय से बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी और इसीलिए संशोधन विधेयक लाया गया। विधेयक के जरिए मूल कानून में 7 खंडों का संशोधन किया गया है, जिसका मकसद कानून की अस्पष्टता को दूर करना है। Without the IBC, and this is something which I'd like to inform all members, without the IBC, creditors would have got only 1%, which is of the 9 crores of the claim. So IBC actually benefits everyone of the creditors, not just the big. Forgetting the small is not on the agenda. In fact, the small benefit, and even more, companies are not shutting, resulting in unemployment. Companies are being resumed, resulting in workers going back to work. इससे पहले कई अन्य दलों के सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने चर्चा की शुरुआत की और संशोधन विधेयक में कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए। साथ ही संशोधन को प्रवर समिति के पास भेजने की बात कही। अन्य सदस्यों ने भी विधेयक पर अपने विचार रखे। So which are the sectors that generate maximum employment in this country? Real estate is one of those sectors. Then you have, of course, the retail sector, the manufacturing sector, textile sector, leather sector. So all of these sectors are in great difficulty today, and most of the resolutions that are taking place or insolvencies that are taking place are in fact in these sectors. Remember, the backbone of the Indian economy is the MSME sector. CIRP के अंतर्गत जब इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया चलती है और ऑपरेशनल क्रेडिटर में भी होम बायर्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है, प्रारंभ में तो 75% के मतदान से आप इंसॉल्वेंसी का जो रेजोल्यूशन प्रोसेस था उसमें प्रारंभिक में रखा था, बाद में 66% रखा था। अब इसको रिड्यूस करने का कारण ही है कि जब आपने होम बायर्स को इस कैटेगरी के अंतर्गत ला दिया है तो जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस सही तरीके से चले, कंपनियां सीधा दिवालिया की तरफ जाने की बजाय उनके रेजोल्यूशन प्रोसेस को मजबूती मिले। जिस चीज को हम समाधान बनाने जा रहे हैं वो चीज ही मर्ज बनती चली जा रही है। आपको इस बात पर गहराई से गौर करना पड़ेगा और मुझे कोई डाउट नहीं, आपको बहुत ही जल्दी ये रियलाइज हो जाएगा कि जो आपने अमेंडेड कानून बनाया है ये भी इनएडिक्वेट है, क्योंकि जो हालात सामने आ रहे हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। As far as home buyers are concerned, the issue is very complex. It cannot be settled in this particular bill itself. REDA would continue to remain and has to remain as the primary act for solving the problems of home buyers. So this is one area where I think the REDA and the IBC, the government has to probably look into it and try to bring about a situation in which the real problem of the home buyers is solved. Because as you know, sir, there are a number of cases still pending in the Supreme Court of the home buyers. Most of the
corporate debtors are taking undue advantage of because of this act, simply because they're filing their proceeding, professional resolution, they're escaping the liability, and some of the benami of corporate debtors came into picture, and ultimately the corporate debtors running the institutions. जो लोग फ्रॉड करते हैं, जिस तरह नीरव मोदी जी ने मतलब इतना पैसा पंजाब नेशनल बैंक से लिया, बैंक वाले जो होते हैं, बैंक वालों ने गरीबों के लिए पैसा नहीं दे देते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों को ज़्यादा पैसा दे देते हैं, और ऐसा भ्रष्टाचार करने वाले बहुत सारे बैंक वाले भी लोग हैं, और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में भी। लेकिन जो कंपनी अच्छी काम कर रही है, जो मालिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का काम कर रहा है, ऐसे मालिकों को मदद करने के लिए ये बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा से पास हुए अविनियमित जमाओं और पूंजी स्कीमों पर पाबंदी लगाने से जुड़े विधेयक को राज्यसभा में भी आज सर्वानुमति से पारित कर दिया गया। अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने विधेयक में ऐसे प्रावधान किए हैं जिनकी वजह से कोई भी शख्स गरीबों का पैसा लूटकर बच नहीं सकता। अनुराग ठाकुर ने विधेयक पर सभी दलों के समर्थन को सराहा और कहा कि गरीबों का पैसा लूटने वालों के खिलाफ संसद एकजुट है। So this bill aims to prevent such unregulated deposit schemes और अरेंजमेंट्स इन देयर इंसेप्शन, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ने कहा ये कैसे अलग होगा। सर, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 3 में 9 जितनी बॉडीज़ की बात कही गई रेगुलेटर्स के, वो जिन जिन स्कीम्स को लीगल मानते हैं वो लीगल एंटिटीज़ हैं, उसके दायरे के बाहर जो भी है वो अनरेगुलेटेड है। और ये अनरेगुलेटेड स्कीम्स, डिपॉजिट स्कीम्स, उसके ऊपर ही बिल है। जो उनके दायरे के बाहर है वो अनरेगुलेटेड है, और जिस दिन ये बिल फोर्स हो जाए, एक्ट बन जाएगा, उसके बाद उस दिन से ही वो सारी जितने इस तरह के धंधे होते हैं उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। विधेयक पर तकरीबन 2.5 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान कई दलों के सदस्यों ने विधेयक पर अपने विचार रखे। कई सदस्यों ने आशंका जताई कि इस विधेयक के प्रावधानों से अधिकारियों को जो शक्तियां मिलेगी, कहीं उनका गलत इस्तेमाल ना हो। सरकार को सुझाव दिया गया कि वास्तविक कारोबारियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी सदस्यों ने कहा कि गरीबों और निवेशकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, लिहाजा सभी सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। I draw the attention of Ms. Nirmala Sitharaman to pay attention and see how best NBFC can be utilized much more to raise the funds for the growth of the industry and economy. So government should announce some package to revive the industry, and they should be allowed to bring back bonds to raise money. So I support the bill. No one writes about the Oscar chit fund scam, 1.2 lakh people. So Pearl, then you come to Oscar, then you go to Bengal, Sancheta Ghotala of 1980s. Chit funds were born in this. Oscar also spread from not only Gujarat, it went to Orissa, it went to Maharashtra. So I'm glad with this bill, all this nonsense will be stopped. There should be a regulatory mechanism for the central and state governments to regularly monitor such schemes of the entire country. There should be a data we should collect from the entire country. There should be a study of what is the amount of the money they are investing by the small and other people in this such so-called chit funds or schemes, investments, other things. We should have a data with full data with the finance ministry only. We can formulate a very good scheme for the poor people. If the designated court takes time for 2 or 3 years, and what will happen to the deposit taker? His property will be attached, and it is intervening is right to enjoy the property. Therefore, some time limit should be fixed for this order of attachment to be in force. I request the Honorable Madam to appoint instead of secretary, to appoint a specialist in financial matters. Could be economist or could be a banker who has got an understanding as to what the deposits are and what are the schemes, including Ponzi schemes, and matters who can person who can deal with the and recognize the money trail, sir.
कोई भी ऐसी संस्था विज्ञापन के माध्यम से इस तरह की अनरेगुलेटेड जो डिपॉजिट्स है उसको कॉल नहीं करेंगे। इसी के साथ ब्याज पर धोखा देने पर 5 लाख से अगर उन्होंने वादा किया 5 लाख से 25 करोड़ तक का जुर्माना होगा। बार बार जुर्म करने पर 10 लाख की सजा और 50 करोड़ का जुर्माना भी होगा। Already there are 2 schemes, sir, under the RBI Act, under Chapter 3B and 3C. 3B it regulates the non-banking financial companies, and 3C regulates the other deposits. लेकिन both these schemes they fail to regulate this type of unscrupulous people. Now एक एफर्ट्स हुआ गवर्नमेंट का, देर से आए दुरुस्त आए, ये एक स्कीम लेकर आए, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। राज्यसभा से विधेयकों को जल्दबाजी में पारित किए जाने को लेकर विपक्षी दलों के पत्र पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि रिकॉर्ड बताते हैं कि विपक्षी दलों के आरोप सही नहीं हैं। विपक्षी दलों के पत्र पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा उनके कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में बीते 5 सत्र के दौरान सदन में पेश 10 में से 8 विधेयकों को संसदीय समिति के पास भेजा गया है। As the chairman of Rajya Sabha, I can only speak for the last 2 years. I have presided over the Rajya Sabha as far as referring the bills to parliamentary committees for detailed scrutiny is concerned, because they referred 13th, 14th, 15th, 16th Lok Sabha. That includes Rajya Sabha also automatically. I am there only for last 2 years. During the last 5 sessions, I don't know whether they have addressed similar letters to the then chairman also. I have no information. During the last 5 sessions that I have presided, that is 244th to 248 sessions, 10 bills have been first introduced by the government in Rajya Sabha. I am happy to inform you that as chairman of this August House, I have referred 8 of these 10 bills to the respective department-related standing committees, though it is not mandatory to do so. It is advisable at times, that is the wish of the members also. The other 2 bills were not so referred, related to inclusion of some more groups in category of scheduled tribes, as they do not warrant a detailed scrutiny by standing committee. And I am just reminding the members that those 2 bills, without discussion, unanimously were approved by the House with the consent of all of you. So there is no justification in sending them. राज्यसभा में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एस जयपाल रेड्डी के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। सदन में उनकी याद में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। जयपाल रेड्डी राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी थे। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक भी हो गए। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri S. Jayapal Reddy, former member of this House, on 28th July 2019 at the age of 77 years. In passing away of Sri S. Jayapal Reddy, the country lost a veteran parliamentarian, an outstanding orator and an able administrator. I had the privilege of working with him for 2 terms in Andhra Pradesh Assembly. Both of us used to sit in the same bench, and then used to effectively argue the people's cause in our own way. I remember the memories of the days I spent with him all these years. For 40 years, 4 decades, he has been a friend, senior, and also at times used to guide me also, because I am 6 years younger than him. We deeply mourn the passing away of Sri S. Jayapal Reddy. राज्यसभा समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।